Hello and welcome to today's virtual classroom. I hope all of you are hale and hearty. The topic for today's video session is Political Science and International Relations as an optional subject for OAS examination. I assume all of you already know that OAS examination is held by Odisha Public Service Commission to recruit officers for various civil services of the state of Odisha. इससे पहले कि हम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन के बारे में जानें, let us have a quick overview of the OAS main examination. UPSC main exam की ही तरह OAS main exam में भी there are total of 9 papers. ये 9 papers are subjective in nature. That is, you have to write the answers in conventional mode, unlike in the prelims exam where you have to attempt objective answers. इन 9 पेपर्स को हम क्वालिफाई कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में. फर्स्ट, दे आर ऑफ क्वालिफाइंग नेचर. देन वी हैव जनरल स्टडीज एंड एस्से पेपर, एंड देन वी हैव द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. लेट अस हैव अ लुक एट देम वन बाय वन. आपके जो क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं वो 2 होते हैं. द फर्स्ट पेपर इज ऑफ ओडिया लैंग्वेज एंड सेकेंड पेपर इज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. दोनों ही पेपर्स 3 आवर्स के होते हैं और दोनों ही पेपर्स 300 मार्क्स के होते हैं. Remember that qualifying papers are not taken into account to calculate your final selection and your rank, and that is why यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 marks are accounted for merit. Unlike UPSC जहाँ पर minimum marks mention होते हैं for qualifying papers, OPSC ने qualifying papers के लिए कोई minimum marks mention नहीं किए हैं. तो ये Public Service Commission का discretion है कि रिजल्ट रेडी करते समय वो कितने मिनिमम मार्क्स डिसाइड करता है फॉर क्वालिफाइंग पेपर्स. नाउ कमिंग टू द जनरल स्टडीज पेपर्स. जनरल स्टडीज पेपर्स आर 2 इन नंबर, एंड इफ यू इंक्लूड द एस्से पेपर ऑल्सो इट मेक्स इट अ टोटल ऑफ 3 पेपर्स. सो इसमें 3 पेपर होते हैं जिसमें 2 GS के हैं और एक आपका एस्से का पेपर है. रिमेंबर दैट द GS पेपर्स आर ऑफ 300 मार्क्स बट द एस्से पेपर इज ऑफ 200 मार्क्स. And that is why the total marks of GS and essay is 800. तो आपके 300 मार्क्स के 2 GS हुए, टोटल हुआ 600, और 200 मार्क्स आपका हुआ essay का, टोटल हो गया आपका 800. All these 3 papers, that is 2 of GS and 1 of essay, are again of 3 hours each. Now coming to the optional subjects. Now in OAS examination there are still 2 options to be selected by the aspirants. Unlike in many other states or UPSC main examination where there is only one optional subject, and that is why optionals play a very important role in selection in OAS examination. तो यहाँ पे एस्पिरेंट्स को 2 सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं, और आई होप यू नो दैट इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अपनी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में करी है. तो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन यू कैन चूज एनी ऑप्शनल विच इज़ ऑफर्ड बाय द ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन. तो आप जो 2 सब्जेक्ट चूज करेंगे उन दोनों के ही 2 पेपर होंगे, इसीलिए द टोटल नंबर ऑफ पेपर्स आर 4. एज यू कैन सी, आई बेग योर पार्डन. नाउ कमिंग टू टाइम लिमिट, अगेन द पेपर्स आर ऑफ 3 hours each, and therefore total marks for the optional is 600 for one optional, which makes it total of 1200 marks for 2 optionals. Therefore the total marks for the main examination, if we exclude the qualifying papers, is 800 plus 1200, and that is 2000 marks. And finally you will have personality test or interview of 250 marks. Now this was the scheme of OAS main examination. Let us now come to the introduction of political science as an optional for the OAS exam. अगर हम सिलेबस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में अगेन 2 पेपर्स होते हैं जैसे हर ऑप्शनल में होते हैं. पेपर 1 के 2 पार्ट्स या 2 सेक्शंस हम उनको बोलते हैं. सेक्शन 1 इज व्हाट इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल थ्योरी. इसमें हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी, आइडियोलॉजीज एंड वेरियस थिंकर्स एंड स्कॉलर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस. दीज आर दो स्कॉलर्स हु हैव मेड द सब्जेक्ट एज इट स्टैंड्स टुडे. जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है जो पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में पढ़ाया और पढ़ा जाता है, तो सब्जेक्ट जिन स्कॉलर्स की वजह से है, जिनकी थ्योरीज की वजह से है, उनको हम पढ़ते हैं इन पॉलिटिकल थ्योरी इन सेक्शन 1 ऑफ पेपर 1. फॉर एग्जाम्पल टॉपिक्स में कौन कौन से हैं, जैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज लाइक व्हाट इज लिबरलिज्म,
what is socialism, what is Marxism, what is feminism, Gandhism, etc. So in ideologies को हम पढ़ते हैं political theory के अंदर. Similarly, we have topic like theories of power. So what is power, what is authority, what is legitimacy, various thinkers, what they have given theories about power, लोग power को क्यों obey करते हैं, किस तरह की power होती है, उन theories को हम पढ़ते हैं in again section 1. Then we have topics like Western political thought and Indian political thought. In Western political thought, we study scholars of Western philosophy and Western political science, starting from Plato, Aristotle, and then the modern scholars like Machiavelli, John Rawls, etc. Now, Western political thought is a very important topic for the examination, not only for the OAS exam, but also for the UPSC main examination. A good number of questions are asked only from this one single topic of Western political thought. इसीलिए हमारी classes में we spend a considerable amount of time and a considerable number of classes in preparing Western political thought. इसी तरह से we have Indian political thought. इसमें हम पढ़ते हैं Indian thinkers और उनकी theories, starting from Manu, then Kautilya, then in modern times the ideas and thoughts of Nehru, Gandhi, Ambedkar, M.N. Roy, etc. So therefore these are the topics which are studied or which are in syllabus of OAS exam of section 1 of paper 1 of political science. Coming to paper 2, coming to section 2 of paper 1, section 2 of paper 1 is Indian politics, and that consists of topics like Indian freedom struggle and nationalism. जहाँ पे हम पढ़ते हैं entire Indian national movement, उसकी philosophies and the ideas which inspired India's struggle for freedom. Then we study topics like features of Indian Constitution, starting from preamble, the fundamental duties, fundamental rights, directive principles, the executive, center-state relations, states, Election Commission of India, etc. All these topics are studied in the features of Indian Constitution. Then we have topic of local governance, that is इंडिया में पंचायत किस तरह से इलेक्ट होती हैं, पंचायत काम किस तरह से करती हैं, पंचायत की पावर्स और फंक्शंस क्या हैं, उनके सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या हैं, वो पैसा कहाँ से लाती हैं, कौन कौन से टैक्सेस पंचायत लगा सकती हैं. सिमिलरली इन लोकल गवर्नेंस वी हैव द टॉपिक ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, दैट इज म्यूनिसिपैलिटीज़, जिसका मतलब हमारे देश में शहरों में जितनी भी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं, म्यूनिसिपल बोर्ड्स हैं, तो उनका फंक्शंस क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वो क्या कर सकती हैं, उनका रेवेन्यू पैसा कहाँ से आता है, ये सब टॉपिक्स हम पढ़ते हैं इन लोकल गवर्नेंस. कमिंग टू पेपर 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस. पेपर 2 अगेन हैज़ 2 sections like paper 1, section 1, section 2. Section 1 of paper 2 is called comparative and international politics. इसमें टॉपिक्स आते हैं जैसे theories of international politics, that is various scholars have given their viewpoints, and these scholars have different viewpoints about international or global politics. We can call them as realist scholars, idealist scholars, etc. For example, India's foreign policy is often said to be idealist foreign policy after independence until we had to fight a war with China, after which India's foreign policy converted itself into a realist foreign policy. तो ये रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, आइडियलिस्ट क्या होगी, इसको हम पढ़ते हैं इन थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. देन वी हैव टॉपिक्स लाइक कोल्ड वॉर एंड द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, दैट इज व्हाई डिड कोल्ड वॉर स्टार्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, व्हाई कोल्ड वॉर कंटिन्यूड फॉर सो लॉन्ग, एंड व्हाई कोल्ड वॉर एंडेड विद डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, and after which why did the world enter into a unipolar world with the hegemony of USA. इसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 1 में पेपर 2 के. देन वी हैव टॉपिक्स लाइक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. आई गेस ऑल ऑफ यू नो दैट सिंस इंडिपेंडेंस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड वन प्रिंसिपल कॉल्ड एज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. तो चाहे वो कोल्ड वॉर का टाइम हो या कोल्ड वॉर अब जब खत्म हो चुका है उसके बाद भी इंडिया ने अपना नॉन अलाइनमेंट जो स्टैंड है उसको हमेशा मेंटेन किया है. इसको हम पढ़ेंगे इन सेक्शन 1 इन पेपर 2 इन जनरल as well as with special reference to Indian non-alignment movement. Then we study topics like UN and other regional organizations, जैसे SAARC क्या है, ASEAN क्या है, EU क्या है. तो
ब्रिक्स क्या है, इप्सा क्या है, तो इन सब रीजनल बॉडीज को एंड यूएन को हम पढ़ेंगे इन सेक्शन 1. कमिंग टू सेक्शन 2 ऑफ पेपर 2, it has topics like Indian foreign policy. So since independence, Indian foreign policy क्या रही है, उसके बेसिक पिलर्स क्या रहे हैं, हमारी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं जिसको लेके हम फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं, उस फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंजेस आए हैं आफ्टर एवरी नाउ एंड देन. फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड यू दैट द फर्स्ट मेजर शिफ्ट in India's foreign policy was after we had war with China in October 1962. इस वॉर के बाद इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो स्टैंड था वो चेंज हुआ फ्रॉम आइडियलिस्ट टू रियलिस्ट, बिकॉज इंडिया रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ टू मेंटेन एंड प्रोटेक्ट आवर सॉवरेनिटी. तो उस फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंजेस रहे हैं, क्या कॉन्टिन्यूटी रही है, सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर्स ने फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंज किया है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी अंडर सेक्शन 2 ऑफ पेपर 2. Then we have topics like India and the major powers of the world. इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि इंडिया का जो वर्ल्ड की मेजर पावर्स हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो ईयू टुगेदर हो, उनसे हमारा क्या रिलेशनशिप है, उनसे हमारे क्या इश्यूज रहे हैं, एंड व्हाट फ्यूचर इंडिया कैन एक्सपेक्ट in terms of relationship with these major powers. Then we come to India and its neighbors. तो हमारे जितने भी नेबर्स हैं, चाहे वो लैंड नेबर्स हों, चाहे वो कोस्टल नेबर्स श्रीलंका या मॉलडीव्स हो, तो उनसे हमारे पास्ट में कैसे रिलेशंस रहे हैं, क्या रीजंस रहे हैं फॉर बेटर और लेट अस से गुड रिलेशंस, अभी क्या नेचर है और फ्यूचर में रिलेशन से कैसे इवॉल्व होंगे, इनको हम पढ़ते हैं इन टॉपिक ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स. Then we have a topic called India's nuclear policy. As you must be aware that in world there are 9 countries which possess nuclear weapons. Out of these 9 countries, 5 countries are the permanent 5 members of United Nations Security Council. That is Russia, America, France, UK and China. In 5 countries के अलावा there are 4 more countries which possess nuclear weapons but they have not signed the Nuclear Non-Proliferation Treaty. वो 4 countries हैं इंडिया, पाकिस्तान, Israel और North Korea. Therefore, 9 countries of the world have nuclear weapons. I hope you all remember the devastation which was caused by the dropping of nuclear bombs by America in Hiroshima and Nagasaki in August 1945, whose after effects were seen in Japan for many decades. तो पूरा वर्ल्ड न्यूक्लियर वेपन्स की ताकत को देख चुका है और इंडिया भी उन कंट्रीज में से है जिसके पास ये वेपन्स हैं. तो अगर हमारे पास ये वेपन्स हैं तो हमारी एक पॉलिसी भी होनी चाहिए कि किन हालातों में, किन सर्कमस्टेंसेस में इंडिया वुड बी कंपेल्ड टू यूज इट्स न्यूक्लियर वेपन्स. एज यू ऑल नो, इंडिया सो फार हैज कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट्स ट्वाइस. द फर्स्ट टाइम वाज इन May 1974 अंडर लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी and second was in 1998 under leadership of अटल बिहारी वाजपेयी. पहली बार में हमने एक वेपन टेस्ट किया था और दूसरी बार में हमने 5 वेपन्स टेस्ट किए थे. And therefore, after the second nuclear test, India has established itself as a credible nuclear authority in this world. तो अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो हमारी ये पॉलिसी भी होनी चाहिए कि किन हालातों में, इन विच सर्कमस्टेंसेस हम उन वेपन्स को यूज़ करेंगे, क्या उन वेपन्स को हम पहले यूज़ करेंगे. In 2014, when Narendra Modi fought the elections of Lok Sabha for the first time, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम अपनी इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी को रिव्यू करेंगे और उनका मेन इशारा था ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज़. इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि वी विल नेवर यूज़ आवर वेपन्स फर्स्ट एंड वी विल नेवर यूज़ आवर वेपन्स अगेंस्ट अ नॉन न्यूक्लियर स्टेट. तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ वॉर विद पाकिस्तान और चाइना, इंडिया विल हैव टू बियर द फर्स्ट स्ट्राइक बाय पाकिस्तान और चाइना बिफोर यूजिंग इट्स ओन वेपन्स. इसीलिए 2014 में बीजेपी ने कहा था कि हम इस पॉलिसी को रिव्यू करेंगे एंड दैट्स व्हाई दिस टॉपिक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये हमारे सिलेबस में है सेक्शन 2 ऑफ पेपर 2. तो ये तो बात हुई ब्रीफ में ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस. Let us now move to the advantages of choosing political science and international relations as optional in your OAS main examination. The first advantage of choosing political science is that it helps you in various sections of general studies and current affairs. Let me tell you कि
मेरे विचार में, इन माई ओपिनियन, देर इज नो अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट विच हैज सो मच ओवरलैप विद जनरल स्टडीज एज पॉलिटिकल साइंस। तो जितना सिलेबस का ओवरलैप या मैचिंग पॉलिटिकल साइंस की और जीएस की होती है, मेरे विचार में इतना ओवरलैप, इतनी मैचिंग किसी और ऑप्शनल की नहीं होती। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का है वो ये है कि पॉलिटिकल साइंस लेने से आपका बहुत सारा बर्डन जो कि आपका होता है पॉलिटी का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंटरनेशनल रिलेशंस का, वो बर्डन बहुत हद तक कम हो जाता है। बिकॉज इंडियन पॉलिटी में जो भी हम कुछ पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस, वो सारा पार्ट कवर होता है इन पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। सिमिलरली जीएस के लिए हमें जो भी कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना होता है वो भी कवर होता है इन सेक्शन 2 ऑफ पेपर 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। तो सबसे बड़ा एडवांटेज पॉलिटिकल साइंस का ये है कि ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है जनरल स्टडीज़ के बर्डन को कम करने की। एंड यू ऑल नो कि दिस एग्जामिनेशन ऑफ ओएएस इज़ वेरी वास्ट एंड देयरफॉर इफ एन ऑप्शनल हेल्प्स अस टू रिड्यूस आवर बर्डन देन दैट इज़ वेरी गुड। अगर हम एग्जाम्पल लेके समझें कि करंट अफेयर्स में किस तरह से हेल्प करता है, तो वी कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस एडवांटेज। लेट अस सी few examples. So what I have done is I have made 2 columns. In the first column you can see I have taken few current affairs topics which are important for general studies. And in second column I have taken the correlation of those topics of current affairs with political science optional. तो हम एक एक करके समझेंगे कि किस तरह से करंट अफेयर्स के वो टॉपिक्स जो हमें जीएस के लिए पढ़ने होते हैं वही टॉपिक्स रिलेट करते हैं या वो को रिलेट करते हैं विद सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। तो बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। As you all know, electronic voting machines, there have always been doubts around the credibility and the authenticity or the reliability of the EVMs which are used by Election Commission of India in conducting elections of Lok Sabha and state legislative assemblies. फिलहाल पिछले ही कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में, मायावती ने यूपी में ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं कि ईवीएम्स को टैंपर किया गया है, ईवीएम्स फेयर नहीं हैं। अगर ऐसा है तो हाउ कैन वी टेक प्राइड इन कॉलिंग इंडिया एज वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी। तो जब हम बात करते हैं ईवीएम्स की, इलेक्शंस की, तो हम बात करेंगे ही इंडियन डेमोक्रेसी की, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है जब लोग अपनी सरकार चुने या लोग अपनी सरकार को हटाएं और एक नई सरकार चुने उस सरकार की जगह। तो जब हम ईवीएम्स की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और जब डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट पॉलिटिकल साइंस, बिकॉज डेमोक्रेसी एज अ टॉपिक इज मेंशन्ड इन पॉलिटिकल साइंस सिलेबस। डेमोक्रेसी इज मेंशन्ड इन सेक्शन 1 ऑफ पेपर 1 ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और उसमें ना सिर्फ हम डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट वेरियस स्कॉलर्स एंड देयर थ्योरीज अबाउट पॉलिटिकल साइंस। उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट प्रोसीजरल थ्योरीज एज वेल एज सब्सटैंटिव थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी। प्रोसीजरल थ्योरीज या स्कॉलर्स वो होते हैं जो ऐसा मानते हैं कि अगर किसी देश में कुछ प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं सरकार को इलेक्ट करने में, तो उस देश को हम डेमोक्रेसी मान सकते हैं। जैसे अगर किसी देश में टाइमली रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, फ्री ऑफ फेयर इलेक्शंस होते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब हर नागरिक को अपनी सरकार चुनने का, वोट डालने का अधिकार है, तो उस देश को हम मान सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी है। Whereas अदर स्कॉलर्स, जिनको हम बोलते हैं सब्सटैंटिव स्कॉलर्स या थ्योरीज, उनका ऐसा मानना है कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि क्या लोग अपनी सरकार चुन पाते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ये भी होता है कि क्या उस देश में मासेस, आम जनता का एम्पावरमेंट हो रहा है, क्या उनकी लाइफ क्वालिटी या उनकी हेल्थ या उनकी लिटरेसी रेट का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्या उस देश में मासेस को फ़ायदा मिल रहा है उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो उन स्कॉलर्स को, उन थ्योरीज को हम बोलते हैं सब्सटैंटिव थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी। Many Western scholars already believe that India is by and large only a procedural democracy. मतलब इंडिया में सिर्फ डेमोक्रेसी प्रोसीजरल है कि हम डेमोक्रेसी में वोट डालते हैं, हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, फ्री फेयर इलेक्शंस होते हैं, सबको वोटिंग का अधिकार है। इस सेंस में तो इंडिया डेमोक्रेसी है, लेकिन जब हम सब्सटैंटिव सेंस की बात करते हैं कि क्या इंडिया में आम जनता का एम्पावरमेंट हुआ है, क्या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई है, क्या उनकी हेल्थ कंडीशंस इंप्रूव हुई हैं, तो उस सेंस में वेस्टर्न स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि इंडिया सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी नहीं है। तो इंडिया सिर्फ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है। लेकिन
अगर हमारी ईवीएम्स के ऊपर डाउट्स होते हैं कि ईवीएम्स फेयर नहीं है, ईवीएम्स टैंपर होती हैं, तो शायद इंडिया फिर प्रोसीजरल डेमोक्रेसी कहलाने के लायक भी नहीं बचेगा। इसीलिए दिस टॉपिक ऑफ ईवीएम एंड डेमोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली बिकॉज इट इज इन न्यूज एंड देयरफॉर इज इंपॉर्टेंट फॉर द करंट अफेयर्स इन जीएस, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द टॉपिक ऑफ डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल साइंस। इस तरह से आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि हाउ मेनी टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज are also important for political science optional and they correlate with syllabus of political science. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल relates to Supreme Court's recent judgment in January 2020 on reservation in promotions in government jobs. If you people remember, जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है जिसका नाम है मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2020। और ये जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिलेट करता है विद द इशू ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। आप सबको पता है कि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन होता है फॉर एससीज, एसटीज एज वेल एज बैकवर्ड क्लासेस। इन सम स्टेट्स रिजर्वेशन इज ऑल्सो गिवन टू women. Of course we have reservation for persons with benchmark disabilities also, पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट द रिजर्वेशन फॉर SC, ST एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो ये रिजर्वेशन जो दिया जाता है वो दिया जाता है ना ही सिर्फ एंट्री लेवल पे बट ऑल्सो एट द प्रमोशन लेवल फॉर SCs एंड STs। मतलब एन एस्पिरेंट और अ कैंडिडेट ऑफ SC, ST गेट्स रिजर्वेशन ना ही सिर्फ एंट्री स्टेज जब वो फॉर्म भरेगा, अप्लाई करेगा किसी जॉब के लिए, लेकिन सिलेक्शन के बाद जॉब में भी रिजर्वेशन उसको मिलेगा फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशंस एट हायर लेवल्स इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। इस चीज को लेके सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2020 जो इस साल का ही जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन एक अधिकार नहीं है, वो एक राइट नहीं है इन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका सिर्फ एक इनेबलिंग प्रोविजन दिया गया है इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि प्रमोशंस में रिजर्वेशन आपका अधिकार या राइट नहीं हो सकता, उसको संविधान ने सिर्फ अलाउ किया है, उसको एज अ राइट दिया नहीं है। और इसको हम समझ सकते हैं बाय लुकिंग एट द आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेट अस हैव अ ब्रीफ लुक एट दीज आर्टिकल्स। The first article which pertains to reservation and this issue of discrimination or non-discrimination is Article 15 Clause 1. This article falls under the first fundamental right of right to equality. Article 15 Clause 1 says the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब इंडियन स्टेट, एंड स्टेट हियर यू कैन अंडरस्टैंड इन सिंपल टर्म्स मीन्स गवर्नमेंट। इफ यू वांट टू हैव अ टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ द टर्म स्टेट यू कैन रिफर टू आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिलहाल इसको हम ब्रीफ रखते हैं इस टॉपिक को। तो ये आर्टिकल ये कहता है कि जो इंडियन स्टेट है वो किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी सिटीजन के साथ कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ, किन ग्राउंड्स पे? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ उसका रिलीजन या उसकी रेस या उसकी कास्ट या उसका सेक्स या उसका प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब इन 5 ग्राउंड्स के ऊपर इंडियन स्टेट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। नाउ रिमेंबर दैट दिस इज अ जनरल क्लॉज विच प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी अमंगस्ट ऑल सिटीजन्स एंड इट प्रिवेंट्स और इट प्रोहिबिट्स any discrimination with any citizen on these 5 grounds. However, you all know that certain sections of our society are disadvantaged and they have to be given a special push or special support by state to bring them forward at par with other castes or other races of the society. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ किया गया है प्रोविजन ऑफ एफर्मेटिव एक्शन। तो उसके लिए हम देखते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 3। वो ये कहता है कि nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women or children. अब इसका मतलब क्या हुआ? आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि स्टेट किसी के भी साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ उसका रिलीजन, उस इंसान की रेस, उसकी कास्ट, उसका सेक्स या उसका प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पर्टिकुलर कास्ट्स को अपलिफ्ट करने के लिए, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको बाकी कास्ट्स के बराबर लाने के लिए या विमेन को मेन के बराबर लाने के लिए हो सकता है
कि हमें पर्टिकुलर कास्ट के लिए या विमेन के लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस बनाने पड़े। वो स्पेशल प्रोविजंस कुछ भी हो सकते हैं। दे कैन बी स्पेशल वेलफेयर स्कीम्स, दे कैन बी स्पेशल स्कॉलरशिप्स, और दे कैन बी इवन रिजर्वेशन पॉलिसी। इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम देखते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 4। वो ये कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसका मतलब आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ये कहता है कि इस पूरे आर्टिकल 15 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्टेट को रोकेगा कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाने से किसी सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए। इसका मतलब है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 ने स्टेट को मना किया है डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए किसी के भी साथ ऑन दीज 5 ग्राउंड्स। लेकिन अगर स्टेट किसी पर्टिकुलर क्लास के एडवांसमेंट के लिए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए कोई प्रोविजन बनाता है तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 उसको स्टेट को रोक नहीं पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 15 क्लॉज 4 is allowing Indian state, that means central government, state government, to make special provisions like reservation for the advancement or upliftment of particular classes of citizens। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल को इस तरह से इंटरप्रेट किया कि ये आर्टिकल राइट ऑफ रिजर्वेशन नहीं देता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 सिर्फ स्टेट को अलाउ करता है कि अगर स्टेट चाहे तो, अगर स्टेट की इच्छा हो तो स्टेट रिजर्वेशन या कोई स्पेशल प्रोविजन, कोई वेलफेयर स्कीम, कोई स्कॉलरशिप स्कीम या कोई स्पेशल प्रोग्राम या स्पेशल रिजर्वेशन दे सकता है। स्टेट देगा ही देगा, ऐसा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला इन मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2020 केस में। अगर यही हम बात करें स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स तो हम बात करेंगे आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 इज सिमिलर टू आर्टिकल 15 एक्सेप्ट दैट आर्टिकल 16 specially deals with government jobs. So please have a look. It says 16 clause 1, there shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment under any office of state। इसका मतलब स्टेट के अंडर, इसका मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में हर नागरिक को समान अवसर मिलेंगे और किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये तो हुआ जनरल क्लॉज अबाउट इक्वालिटी। अब हम बात करें एफर्मेटिव एक्शन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की तो हम बात करेंगे आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की। लेट अस स्किप आर्टिकल 16 क्लॉज 2। 16 क्लॉज 2 इज सिमिलर टू आर्टिकल 15 क्लॉज 1। वो वही बात बोलेगा दैट किसी भी सिटीजन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन विद अ सिटीजन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट। गवर्नमेंट जॉब्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन ग्राउंड्स ऑफ religion, race, caste, sex, descent and place of birth। Descent means your family tree or your family lineage। तो इन 7 ग्राउंड्स के ऊपर स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी भी नागरिक के साथ इन मैटर्स ऑफ पब्लिक जॉब और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आफ्टर दीज 2 जनरल क्लॉजेस अब हम बात करते हैं कि वो कौन सा आर्टिकल है या कौन सा क्लॉज है आर्टिकल 16 का जो स्टेट को अलाउ करता है टू प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन और अफर्मेटिव एक्शन। तो वो है आर्टिकल 16 क्लॉज 4। लेट अस सी व्हाट इट सेज। इट सेज नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट्स इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स और SC or ST which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। We will discuss these articles and the policy of reservation in detail in our classes। यहाँ पे इस वीडियो को हम थोड़ा ब्रीफ रखते हैं। तो what I'm trying to explain is that Supreme Court ने recently बोला कि reservation in promotion cannot be a right in Constitution। It is only an enabling provision which enables the state, which allows the state that if state wants, it can provide for reservation। And that's why Supreme Court ने judgment दिया on the issue of reservation in promotion।
अगर हम बात करें इसी टॉपिक की, सो सेम टॉपिक रिलेट्स टू द टॉपिक ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी इन पॉलिटिकल साइंस। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ेंगे ऑन रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर जनरल स्टडीज, you will also study the same topic in political science in the topics of justice and equality. Justice is considered as the core principle or core value of political science or political philosophy, because कोई भी देश, कोई भी समाज बिना जस्टिस के लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता। इनफैक्ट justice has been the core concern of political philosophy and political science ever since Western political philosophy evolved. तो चाहे वो प्लाटो हो, चाहे वो अरिस्टोटल हो, या मॉडर्न टाइम्स में जॉन रॉल्स हो, सभी ने जस्टिस की बात करी है। क्योंकि लोग एक सोसाइटी में, एक देश में तब तक रहना पसंद करेंगे जब तक उन्हें लगेगा कि वो सोसाइटी जस्ट है, वो सोसाइटी फेयर है। और इसीलिए हम जब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की रिजर्वेशन के ऊपर, तब हम बात करेंगे द टॉपिक्स ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी इन पॉलिटिकल साइंस। ऐसे ही अगर मैं दूसरे टॉपिक्स की बात करूं तो हम एग्जांपल ले सकते हैं। इन रिसेंट टाइम्स देयर हैज बीन सो मच ऑफ ओपोजिशन टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इस टॉपिक को जब आप लोग पढ़ोगे फॉर जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स, तो इसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे बाय रिलेटिंग इट विद द वैल्यू ऑफ सेक्युलरिज्म इन पॉलिटिकल साइंस। सेक्युलरिज्म क्या है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ वेस्टर्न यूरोप में, फ्रेंच सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म में क्या डिफरेंस है, मैकियावली के क्या थॉट्स थे अबाउट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन या स्टेट एंड चर्च। तो ये इश्यूज हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज में, और वही इंपॉर्टेंट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। बिकॉज एक बहुत बड़ा ग्राउंड जिसकी वजह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का अपोजिशन हो रहा है, वो ग्राउंड है दैट इट वायलेट्स द फीचर ऑफ सेक्युलरिज्म एंड इक्वालिटी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह से जब आप लोग पढ़ोगे द टॉपिक ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, फॉर एग्जाम्पल द सिक्योरिटी चैलेंजेस इन जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और द इशू ऑफ नक्सलिज्म, तो यहाँ पे हम रिलेट करेंगे पॉलिटिकल साइंस में इसको विद द क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नेंस बाय हैबरमास। सो हैबरमास इज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट who gave the theory of the legitimacy, and he said कि जब लोग स्टेट के ऑर्डर्स को या स्टेट के लॉज को मानना मना कर देते हैं या उसमें विश्वास रखना ख़त्म कर देते हैं, तो उस पोजीशन को उसने नाम दिया द क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। इसका मतलब लोगों का जो कंसेंट होता है टुवर्ड्स स्टेट या स्टेट्स लॉज, वो धीरे धीरे कम हो रहा है या ख़त्म हो रहा है, तो उसको उसने नाम लिया द क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। And the same crisis of legitimacy of governance we are facing in Jammu and Kashmir, in northeastern states, as well as the states which are affected by Naxalism, including Odisha. इसी तरह से if we take a very very contemporary topic, then that is the lack of cooperation between center and states during the COVID-19 crisis. If you people remember, if you noticed कि सेंटर में और स्टेट्स में एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दिखाई दिया, एक ब्लेम गेम दिखाई दिया। सेंटर वॉज ब्लेमिंग स्टेट्स, स्टेट्स वर ब्लेमिंग सेंटर, सेंटर वॉज सेइंग कि हमने ट्रेन्स चलाई, लेकिन स्टेट्स जो वर्कर्स थे, माइग्रेंट्स थे, उनको ला नहीं पाया ट्रेन्स तक। तो ये जो ब्लेम गेम रहा, लैक ऑफ कोऑपरेशन रहा, इसको हम पढ़ते हैं इन द टॉपिक ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस। सो माई point what I'm trying to emphasize is that the political science optional relates with a lot of topics of general studies as well as of current affairs. तो वही टॉपिक्स जो हम पढ़ते हैं जनरल स्टडीज़ के लिए या करंट अफेयर्स के लिए, उन्हीं टॉपिक्स को, उन टॉपिक्स की थ्योरीज को हम डिटेल में पढ़ते हैं इन पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। कमिंग टू द सेकेंड एडवांटेज ऑफ टेकिंग पॉलिटिकल साइंस, एंड दैट इज दैट in the main examination of the OAS, every year or in every examination at least one essay comes from a topic which directly pertains to political science. तो एक ना एक essay का topic ऐसा ज़रूर आता है जो political science से relate करता है, and that is why political science optional immensely helps you in writing a good essay with good theoretical foundation, with good quotations and citations of political science scholars and thinkers. तीसरा जो एडवांटेज आपको होता है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का, वो होता है द डायनामिक नेचर ऑफ सब्जेक्ट। दैट इज पॉलिटिकल साइंस इज अ सब्जेक्ट विच इज डायनामिक इन नेचर बिकॉज ऑफ द टॉपिक ऑफ गवर्नेंस एज वेल एज द इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट इन सेक्शन 2 ऑफ पेपर 2।
ये जो डायनामिज्म है पॉलिटिकल साइंस का, ये एक तरह का चैलेंज भी है और ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी भी है आपको अच्छा स्कोर करने के लिए। चैलेंज किस तरह से है? चैलेंज इसलिए है कि पॉलिटिकल साइंस में आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने आंसर्स को, अपने कंटेंट को, अपने नोट्स को रेगुलरली अपडेट करने की। जैसे हमने भी एग्जाम्पल देखा कि इन टाइम्स ऑफ कोरोना वायरस क्राइसिस देयर हैज़ बीन अ लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो इस लैक ऑफ कोऑपरेशन को आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपने पॉलिटिकल साइंस के आंसर्स में, अगर एक क्वेश्चन आता है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इस तरह से आपका चैलेंज ये होगा कि आपको अपने नोट्स को, अपने प्रिपरेशन को रेगुलरली अपडेट करना होगा विद द इश्यूज एंड टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। लेकिन इसी डायनामिज्म को यू कैन मेक योर वेपन एंड स्कोर गुड मार्क्स इन द मेन एग्जामिनेशन। वो कैसे? वो इसलिए कि इस डायनामिज्म को हर स्टूडेंट फॉलो नहीं कर पाता या हर स्टूडेंट इस डायनामिज्म को यूटिलाइज नहीं कर पाता। इसीलिए अगर अपने आंसर्स को आप डायनामिक बनाते हो, आप करंट इश्यूज कोट करते हो, करंट थ्योरीज कोट करते हो, एग्जाम्पल्स कोट करते हो, तो दैट विल गिव यू एन एज ओवर अदर एस्पिरेंट्स हु राइट द एग्जामिनेशन, and that is why you can score better marks in political science as compared to your fellow aspirants. Fourth advantage of political science is the easy availability of standard books and study material. Political science एक बहुत standard subject है जो सभी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाती हैं, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा और पढ़ाया जाता है। इसीलिए इंडियन मार्केट में पॉलिटिकल साइंस को लेकर जो बुक्स होती हैं, स्टडी मटेरियल होता है, उसकी कोई कमी नहीं है। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस बिकम्स अ गुड चॉइस एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। द फिफ्थ एडवांटेज इज दैट पॉलिटिकल साइंस कैन बी चोजन बाय अ स्टूडेंट ऑफ एनी एकेडमिक बैकग्राउंड। इसका मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ग्रेजुएशन चाहे इंजीनियरिंग में है, चाहे कॉमर्स में है, या साइंस में है, या मेडिकल साइंस में है। एवरीबडी कैन चूज पॉलिटिकल साइंस बिकॉज पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए प्रायर नॉलेज होना कोई मैंडेटरी नहीं है। एंड इसीलिए पॉलिटिकल साइंस को बहुत लोग चूज करते हैं जो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन वाला चूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, सो डॉक्टर्स वेरी ऑफन डू नॉट चूज मेडिकल साइंस एज देयर ऑप्शनल, तो उनके लिए पॉलिटिकल साइंस कैन बी अ गुड चॉइस। However, after telling you the advantages of political science, I want to add a word of caution. I want to discuss few things जो आपको ध्यान रखनी है, अपने दिमाग में रखनी है before you decide to choose political science optional. The first thing is its vast syllabus. जी हाँ, political science को अगर हम compare करें with optional syllabus of let us say sociology और public administration, तो थोड़ा सा जो syllabus है वो vast लगता है। हालांकि इस वास्टनेस को अगर आप स्मार्टली स्टडी करो, टॉपिक्स को आपस में इंटीग्रेट करके स्टडी करो, तो दिस सिलेबस वास्टनेस कैन बी वेरी वेल मैनेज्ड। और यही हम करते हैं अपने क्लासरूम प्रोग्राम्स में, दैट वी ट्राई टू मेक द सिलेबस एज एफिशिएंट एंड एज ऑप्टिमल एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो जो वास्टनेस ऑफ सिलेबस है उसको हम स्मार्ट स्टडी से मैनेज कर सकते हैं। ऑल्सो अगर सिलेबस वास्ट है तो वो हर उस एस्पिरेंट के लिए है जो पॉलिटिकल साइंस चूज करेगा। And remember, in the main examination, in optional, you have a competition only with those aspirants who choose the same optional. क्योंकि जो स्केलिंग होती है मार्क्स की वो ऑप्शनल्स विद इन ऑप्शनल्स होती है, एंड दैट इज वाई आपको अपने ऑप्शनल में एक अच्छा स्कोर करना होता है टू फाइनली गेट अ गुड स्कोर आफ्टर स्केलिंग। द सेकेंड पॉइंट ऑफ क्वेश्चन आई वांट टू मेंशन इज रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट ओवरलैप विद जीएस। अब जीएस के साथ जो ओवरलैप है पॉलिटिकल साइंस का, एक तरफ तो वो एडवांटेज है क्योंकि आपका वो बर्डन कम करता है जनरल स्टडीज में, लेकिन दूसरी तरफ वो एक चैलेंज भी है इन द सेंस दैट आपको एक आर्ट सीखनी पड़ेगी दैट हाउ यू राइट आंसर्स डिफरेंटली फॉर जनरल स्टडीज फॉर सेम टॉपिक एंड हाउ यू राइट द आंसर्स डिफरेंटली फॉर योर ऑप्शनल। क्योंकि वही टॉपिक, वही इशू का जब क्वेश्चन आएगा तो जीएस का अप्रोच अलग होगी आंसर राइटिंग की, और जो ऑप्शनल की अप्रोच होगी वो थोड़ी सी अलग होगी। इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। I will show an example which is really interesting, which was asked not in the OS exam but in the UPSC exam. Now this question was asked by UPSC, and the question was, analyze John Rawls' concept of social justice in Indian context. This was asked by UPSC in 2016 main examination. Now John Rawls is a very important scholar in political science, and he is considered as the most important political philosopher of 20th century. ऐसा मानते हैं कि अगर पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी
कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, एंटायर वेस्टर्न फिलोसफी इज जस्ट फुट नोट्स टू प्लाटो एंड एरिस्टोटल। इसी तरह से जो मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी है इन 20th एंड 21st सेंचुरी, इट इज ऑल रिटन और इट इज ऑल डिस्कस्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जॉन रॉल्स। तो इस जॉन रॉल्स की थ्योरी के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा जीएस में इन 2016 में, और इन्हीं जॉन रॉल्स की थ्योरी के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा इन 2018 मेन एग्जाम of political science, and the question was analyze John Rawls justification of discrimination to achieve the goals of justice। आपको दिखाई दे रहा होगा कि सेम टॉपिक जॉन रॉल्स की थ्योरी को जनरल स्टडीज में भी पूछा गया और उसी थ्योरी को पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में भी पूछा गया, लेकिन दोनों केसेस में जो आंसर का लिखने का तरीका होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। हालांकि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल जब आप पढ़ेंगे तो आप जॉन रॉल्स की थ्योरी को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, जो कि जीएस के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन चैलेंज ये होगा कि किस तरह से यू विल कीप योर आंसर ऑफ जीएस जनरल इन नेचर एंड हाउ यू विल कीप द सेम टॉपिक स्पेशलाइज्ड फॉर आंसर ऑफ ऑप्शनल। तीसरा वर्ड ऑफ क्वेश्चन आई वुड से इज दैट देयर इज टफ कॉम्पिटिशन इन पॉलिटिकल साइंस बिकॉज political science is chosen by a good number of students in the OAS main examination। हालांकि पॉलिटिकल साइंस के अलावा दूसरे भी पॉपुलर ऑप्शनल्स हैं जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी एटसेट्रा, लेकिन हाँ क्योंकि काफ़ी लोग ओएस एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस चूज करते हैं तो यू विल हैव अ गुड कॉम्पिटिशन विद दोज हु चूज पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। नाउ लेट अस एनालाइज द OAS 2018 पेपर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हम देखते हैं ब्रीफ में OAS का पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1। आई विल नॉट कवर पेपर 2 इन दिस वीडियो टू कीप द वीडियो शॉर्ट। सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दिस इज द OAS main examination paper of 2018. The time allotted is 3 hours, this we already know, and the maximum marks allotted are 300. Now please always, whenever you attempt any examination, always make it a point to read the instructions in detail। भले ही आप एग्जाम दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार दे रहे हो, लेकिन इंस्ट्रक्शंस को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। इफ यू ऑब्जर्व तो ऑप्शनल पेपर्स हैज 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए, सेक्शन बी के जो फर्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, मतलब सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 और सेक्शन बी में आएगा क्वेश्चन नंबर 5, इनको आपको अटेम्प्ट करना ही करना है और ये गिवन है इन दीज इंस्ट्रक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 यू हैव टू अटेम्प्ट, इसका मतलब वो मैंडेटरी हैं। और जो बाकी 6 क्वेश्चंस बच गए उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन वो तीनों क्वेश्चंस एक ही सेक्शन में से नहीं हो सकते। मतलब आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया वो करना ही है, क्वेश्चन 5 आपने किया वो भी आपको करना ही है। इन 2 क्वेश्चंस के अलावा आप क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 नहीं कर सकते, बिकॉज 2, 3, 4 ऑल 3 ऑफ देम विल फॉल अंडर सेक्शन ए। तो आपको दोनों सेक्शंस में से कम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही होगा। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, द फर्स्ट क्वेश्चन इज आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की एंड दिस वाज गिवन बाय स्कॉलर कॉल्ड मिशेल्स। नाउ दिस टॉपिक pertains to Michel's theory of power or Michel's theory of democracy, that what opinion he had about democracy in modern western countries as well as the socialist countries। तो इसको हम पढ़ते हैं सेक्शन 1 of political science of paper 1। The second question relates to means justify the end and this relates to the philosophy of Gandhi। इसको हम पढ़ते हैं in the topic of Indian political thought। The third question of question number 1, the sub question was a prince who desires to maintain himself must learn to be not always good but to be so or not as necessity may require। This statement was given by the scholar called Machiavelli। मैकियावेली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, जिसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, और उनके सेंटेंस का मतलब ओएस आपसे पूछना चाहता है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 सब क्लॉज डी, माओइज्म इज द चाइनीज वर्जन ऑफ मार्क्सिज्म लेनिनिज्म। This topic we study in the topic of political ideologies of paper 1 section 1, and we discuss the various versions of socialism, and there we discuss the Maoism or the ideas of Mao Zedong of China and how Mao Zedong modified the ideas of Karl Marx and applied them in China, which was primarily an agrarian society, because Karl Marx के जो ideas थे वो applicable थे on modern industrial societies। लेकिन
माओ जेडोंग ने कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को मॉडिफाई किया और उनको अप्लाई किया चाइना में, जबकि चाइना इंडस्ट्रियल सोसाइटी उस टाइम पर नहीं थी। तो इसको हम पढ़ेंगे इन पॉलिटिकल साइंस सेक्शन 1, पेपर 1। सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, एंड दिस टॉपिक वी डिस्कस इन द टॉपिक ऑफ थ्योरीज ऑफ स्टेट, जो कि गिवन है इन पॉइंट नंबर 2 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ पेपर 1। Question number 3 relates to write a note on the development and characteristic features of fascism. So fascism is an ideology which is given in syllabus of section 1 under the topic of political ideologies. तो हम fascism को डिटेल में पढ़ते हैं कि how fascism arose in Italy, then a form of fascism or can be called as its analogous concept called Nazism arose in Germany, and how fascist leaders also emerged in other countries like Argentina and Japan. तो इसको हम पढ़ते हैं in topic of political ideologies. Question number 4 relates to discuss Ambedkar's concept of social justice. This topic we study in the topic of Indian political thought in section 1 of paper 1. Coming to section B of paper 1 of the question paper, and this, remember, we are discussing the OAS main exam 2018. Question number 5, sub-question A, Mahatma Gandhi was a practical idealist. Now this topic will fall under the category of Mahatma Gandhi's ideology, his philosophy, and India's freedom struggle. The second sub-question is, the philosophy of Indian Constitution was shaped during the national struggle. This topic again relates to the section B of paper 1, and the topic which it relates to is India's freedom struggle and the philosophies that inspired India's freedom struggle, and the philosophy of Indian Constitution is also inspired by Indian national movement. The third question relates to Rajya Sabha, which says Rajya Sabha is not a secondary chamber. This question, you can say, has been asked in the OAS main exam in context of current affairs, because 2014 में जब मिस्टर मोदी पावर में आए तो उनकी पार्टी की एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी थी लोकसभा में, एंड दैट इज़ व्हाई ही कुड गेट पास्ट एनी बिल, एनी रिजोल्यूशन इजीली इन लोकसभा। लेकिन उनकी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं थी इन राज्यसभा, इसीलिए बहुत सारे बिल्स राज्यसभा में जाकर अटक जाया करते थे। इसीलिए मिस्टर मोदी ट्राइड टू सर्कमवेंट राज्यसभा बाय मेथड्स लाइक फ्रीक्वेंट यूज ऑफ ऑर्डिनेंसेस और इंट्रोड्यूसिंग बिल्स एज मनी बिल्स. So this question has been asked by OPSC in context of the relevance of Rajya Sabha in contemporary times, and it says Rajya Sabha is not a secondary chamber. मतलब क्या राज्यसभा को हम लोकसभा का सेकेंडरी चैम्बर कह सकते हैं? क्या राज्यसभा लोकसभा से इंफीरियर हाउस है? क्या लोकसभा की संविधान में ज़्यादा अहमियत या ज़्यादा पावर्स दी गई हैं? इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इन टॉपिक ऑफ पार्लियामेंट इन सेक्शन 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस. Now question number 5D relates to specifically to state of Odisha, and that is Odisha is a laboratory for political experiments. Now this topic pertains to the last topic in syllabus of political science of paper 1, which I will show you later. So this question, and only this one question of 20 marks, has been asked by OPSC, which pertains specifically to the state of Odisha. बाकी पूरा क्वेश्चन पेपर, इसका मतलब पूरे क्वेश्चन पेपर जो कि 300 नंबर का है, उसमें से केवल 20 नंबर का उसने पूछा है रिगार्डिंग ओडिशा. इसका मतलब 280 नंबर का जो पेपर है, इट इज इन जनरल फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज. इट इज नॉट अबाउट ओडिशा स्पेसिफिकली. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन द ओरिजिनल इंटेंट एंड कंटेम्पररी कंटेंट ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम. So this topic relates to the topic of federation in section 2 of paper 1 of political science. Seventh question relates to sub-question A. Judicial activism has enhanced the reputation of Indian judiciary. Discuss. So this topic we will discuss in the topic of judiciary in section 2 of paper 1 political science, and how ever since the Maneka Gandhi versus Union of India 1978 case, Supreme Court has donned an activist role, and how in various cases Supreme Court has shown a lot of activism. Question 7 clause B is examine the nature and characteristics of tribal development administration in India. So this question pertains to the tribal administration, tribal issues, tribal problems, and tribal schemes and programs of Government of India. The last question of paper 1
is question number 8, which says, without funds and functionaries, mere transfer of functions to Panchayati Raj institutions will not cause socio-economic transformation at the grassroots level. ये टॉपिक हमारा पॉलिटिकल साइंस में आता है इन लोकल गवर्नेंस. ये हम सब जानते हैं दैट आफ्टर 73rd 74th अमेंडमेंट कुछ प्रोविजंस इंसर्ट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 में और पार्ट 9A में अबाउट लोकल बॉडीज बोथ पंचायत्स एंड म्यूनसिपैलिटीज. लेकिन पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज दोनों ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. अगर हम पंचायत की बात करें तो पंचायत के पास पैसे की कमी होती है, काम करने के लिए मैन पावर रिसोर्सेज की कमी होती है, बहुत सारी पावर्स की कमी होती है जो स्टेट्स उनको ट्रांसफ़र नहीं करती हैं. तो इन कमियों के चलते पंचायत का जो फंक्शन है वो हैम्पर होता है. और जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंचायत आर नॉट एबल टू ब्रिंग सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब पंचायत वहाँ गांव की सोसाइटी में या गांव की इकोनॉमी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ चेंज, कुछ पॉजिटिव चेंज नहीं ला पाती इन सब कमियों की वजह से. वो कमियां या तो फंड्स की हों जो क्वेश्चन में दिया है, या फंक्शनरीज की हों, स्टाफ की हों, मैन पावर की हों. इसको हम पढ़ेंगे इन डिटेल इन द टॉपिक ऑफ लोकल गवर्नेंस. Now, let me briefly mention the sources which you should follow for political science optional for both papers 1 and paper 2. And I will cover the sources or the books one by one, topic by topic. If we talk about the topic number 1, approaches to study of political theory, topic 2, theories of state, topic 3, state sovereignty and theories, topic 4, democracy, types of democracies, theories of democracies, classical and contemporary, topic 5, human rights, theories of human rights, types of rights, theories on rights, and topic 6, theories of political culture and political economy. For these 6 topics, I would recommend you a very famous book by a very famous scholar called O.P. Gauba, and the title of the book is An Introduction to Political Theory by O.P. Gauba. This book you can purchase for the first 6 topics of your syllabus. Now, coming to topic number 7, which relates to political ideologies, again a very important topic for the OAS examination. For this topic, I will recommend again the book by a very famous scholar called Andrew Haywood, and the title of the book is Political Ideologies and Introduction. So this book you will find sufficient for theories like ideologies like socialism, conservatism, Marxism, liberalism, etc. Coming to topic number 8. For unit 8, again I will recommend the same book, the first book which we already discussed, Introduction to Political Theory by O.P. Gauba. Coming to topic number 9, and that is Indian Political Thought. For this, I will recommend the book called Modern Indian Political Thought by Bidyut Chakrabarty and Rajendra Kumar Pandey. For the last topic of section A of paper 1, and that topic is Western Political Thought, I would recommend this book by O.P. Gauba called Western Political Thought. So these books you need to refer to for your section 1 of paper 1. Coming to section 2 of paper 2, which largely relates to Indian political system and Indian constitution. For these all topics of Indian government and politics, I will recommend any one book. Either Indian Polity by Lakshmikant, which you anyways study for general studies, or the book by D.D. Basu, a very famous legal luminary, and the title of the book is Introduction to Indian Constitution. So please go for any of these 2 books. Coming to paper 2. For paper 2, the first book that you need to have as a reference material is a book by Andrew Haywood, and the title of the book is Global Politics. The second book that you need to have is by Rajiv Sikri. The title of the book is Challenge and Strategy, Rethinking India's Foreign Policy. Apart from these, please follow regularly articles by various international theory scholars like C. Raja Mohan and others in various newspapers. Please note that whatever books I have referred to, we will anyways cover all these books in our classroom programs. So you may not need these books in case you attend the classroom programs. However, you may still have at your disposal so that you can refer to them once in a while to update your notes or to have better clarity of concepts.
With this, I conclude today's session. For any questions or comments, please feel free to drop a query or comment in the comment section. Thank you. Take care. Bye-bye. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.